धांधली का मंसूबा है, नया ड्रामा खड़ा किया है आपने ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के जरिए धांधली हो, कहीं दूर जाने की जरूरत ना हो। हम किसी ऐसे फॉर्मूले को कामयाब नहीं होने देंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का नाम लेकर ये धांधली का नया मंसूबा बना रहे हैं। अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारफ़ कराएं। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। हम आपको बुलाएंगे, आपको हम वो सिस्टम्स दिखाएंगे जो PTI ने नहीं बनाए, जो आपके कौमी इदारों ने बनाए, बैनुल अक़वामी इदारों ने बनाए हुए हैं। उसमें से जो चॉइस करना है वो आप खुद देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और आज हम सबसे पहले बात करें इलेक्शन रिफॉर्म्स की। तो नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही मुल्क में होने वाले तकरीबन हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से 1970 के बाद हर इलेक्शन पर किसी न किसी सियासी जमात ने धांधली के इल्ज़ामात लगाकर नताइज को मशकूक बनाया। 2013 के इलेक्शन पर PTI ने एहतजाज किया। 2018 के इलेक्शन में RTS बैठ गया। चंद दिन पहले डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में धुंध छा गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गए और पूरा इलेक्शन दोबारा कराना पड़ा। जबकि 29 अप्रैल को कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम सामने आया है और जीतने वाली पार्टी के सिवा तमाम जमातों जिन्होंने हिस्सा लिया उन्होंने नताइज पर बेएतबारी जाहिर कर दी है। और इस अदम एतमाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है और उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि धांधली के खात्मे और शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ही वाहिद हल है। अपोजिशन हमारे साथ बैठकर EVM मॉडल का इंतखाब करे। ताहम अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद किया है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन भी E-वोटिंग को पाकिस्तान में नाकाबिले अमल करार दे चुका है। इसी मुनासबत से सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो बातें की जा रही है और उस पर उठने वाले जो सवालात अपोजिशन के एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि धांधली का एक नया मंसूबा है। सवाल ये है कि आप समझते हैं E-वोटिंग से इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सकता है? मेरी तो दुआ ख्वाहिश थी कि सवाल कराची से 3 एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं और अब भी ये उनकी तरफ जाते इनकी राय हम सुन लें तो बड़ा मज़ा आएगा कि 249 पे इनकी राय सामने आ जाती तो हम इसके ऊपर बहरहाल चूँकि मेरी तरफ आ गई बारी, कोई मसला नहीं। RTS जो बैठा ना, ये बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे जब ये जनरल इलेक्शन हो रहे थे और उन्होंने ब्यूरो चीफ्स को बुलाया ब्रीफिंग के लिए कि जी हम इस दफ़ा ये सिस्टम ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली तमाम रिजल्ट्स आएंगे और यूं वेबसाइट पे आएंगे और ऐसे होगा। तो वहाँ सब ने तजवीज़ दी कि जी ये जो आप कर रहे हैं काम, तो आप मीडिया चैनल्स को इसका लिंक दे दें। तो ये जो यहाँ रिपोर्टर बैठते हैं और फिर दोबारा रिजल्ट कंपाइल होंगे, ये ऑटोमेटिकली जैसे आपके पास आएंगे बैक वक्त वही तमाम टेलीविज़न चैनल स्क्रीन पे दे देंगे। वो एकदम बोले कि बात तो ठीक है, लेकिन फिर एक साहब कान में आए उनके और बोले और तो जवाब आया कि जी ये सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। उनको सिस्टम बताए गए कि सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता, आप अपने मेन सिस्टम से इस तरीके से ये सब चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन चूंकि बैठना RTS ने था और बात बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद साहब कर चुके हुए थे, तो वो जो हम खुश फहमी में आ गए कि आज हमें वाकई बुलाया इसलिए गया कि ये जो सारी खजलखारी होती है रिजल्ट के ऊपर, ये सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब एक RTS बैठ गया और सिस्टम के ऊपर एतराज़ात आ गए और उसके बेनिफिशरी हो गए इमरान खान साहब। डस्का में धुंध आ गई और जो कुछ होता रहा। अब ये क्या इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा या कोई बात रह गई है पीछे कि इलेक्ट्रॉनिक के इदारे फवाद चौधरी की वो बनाएं, उसके वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के तौर पे मशीनें, और उस पर एतबार करे अपोजिशन जिस पे शिबली फराज करने को तैयार नहीं कि इनके बनाए हुए वेंटिलेटर भी ठीक नहीं। ये किस किस्म की हुकूमत है? हम बार बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे बेशक अपोजिशन को दावत दी है, यही वो एक खत लिखते
कि मैं जनाब अपोजिशन लीडर साहब आपको, दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर जनाब बिलावल साहब आपको दावत देता हूं, आप पार्लियामेंट हाउस में आए, मेरे चैम्बर में बैठे, आप हाउस में ना बुलाएं, डर न रहें कि ये गाड़ी ना ले जाए, कि हम बैठ के बात करते हैं। ये ट्विटर पे दावत दी और ट्विटर खेल रहे हैं और जनाब फिर एक दूसरे का जवाबन भी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ गई। क्या कभी पहले इस तरह इस्लाहात पे किसी ने किया काम? जब सारी बैठक हो चुकी है और सबको पता है कि क्या करना है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर पिछली जिसमें पीटीआई मुस्तकिल तौर पे 72 नशिस्तों में गई आखिरी दिनों में बाइकाट से पहले, वहीं से शुरू करें, ये सिस्टम बन सकता है। लेकिन ये जो बाजीजा इत्फाल बना हुआ है ना पूरा मुल्क इस वक्त, कि जी इधर हुकूमत की बात खत्म नहीं होती, तुरंत जवाब अपोजिशन से आता है, अपोजिशन का जवाब नहीं जाता, 6 जवाब अखाड़े में हुकूमत की तरफ से आ जाते हैं, क्योंकि काम किसी ने नहीं करना, बयानात सब ने देने हैं। हम इसीलिए इस सिस्टम में बेदस्तोपा हो जाते हैं। कभी 50 के रिजल्ट आए और फिर 100-150 रिजल्ट गायब हो गए कराची में 249 में। इसने क्या किया? ये तजिया निगार कराची के तीनों बैठे हैं और 3 हम यहां बैठे हुए हैं। इनके अलावा जितने लोग हमारे एक्सपर्ट्स में आए, कहीं पे आप सर्वेस को भी छोड़ दें, बातचीत हो रही है, लोग पूछते हैं आखिर कि जी क्या नब्ज पे हाथ आ रहा है, लोग किसको जितवा रहे हैं, कहां जा रहा है, कहीं पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं थी। तो शकूक तो उठेंगे और उसका दूर करना सबसे बड़ी बात। देखे ना, पीटीआई के बारे में जो तजिया था वो सबका ठीक हो गया कि वो कहां पे जाएगी, वो वहीं गई। उससे बुरा काम था पीपल्स पार्टी का 249 में 13 साल से, और वो नंबर 1 हो गई। तो सवाल फिर भी उठेगा। लिहाजा अगर फेडरल गवर्नमेंट ये काम करना चाह रही है और अच्छे अंदाज से करना चाह रही है, तो इसको ट्विटर ना खेलें, सोशल मीडिया की जंग ना बनाएं। पार्लियामेंट का काम है वहां पे लेके आए और प्राइम मिनिस्टर बतौर कायदे ऐवान कायदे इस इख्तलाफ को बुलाएं, बैठ के बात करें, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे फिर ये फजूल एक्सरसाइज है कि सिर्फ लोगों को शो ऑफ करना है कि जी मैं बड़ा इस्लाहात का चैंपियन हूं और दूसरे कहेंगे कि ये तो चैंपियन नहीं है, चोर है इस बात के। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब, चूंकि बार बार आमिर साहब ने भी कराची की तरफ इशारा किया है, जाहिर है एग्जाम्पल भी दी है कि किस तरह से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को कहा जाता है कि ये धांधलीशुदा इंतखाबात हैं, उसके नताइज को मशकूक बना दिया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करी है गवर्नमेंट, आप समझते हैं ई वोटिंग से इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सकता है? और अगर ये सिस्टम बन जाता है तो क्या पाकिस्तान में काबिल अमल होगा? देखें, दुआ बात यह है कि बिल्कुल एक बात तो जो है वो नंबर 1 कि प्राइम मिनिस्टर को असेंबली को फॉल करने की ज़रूरत है, वहाँ पर खुद आएँ और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले, नेशनल डायलॉग कर लें, उसको ऊपर सारे पॉइंट डिस्कस करें और अपने जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करें, बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करें, अपना नुकता नज़र बताएं, उनको पॉइंट से लिख के कि जी ये हमारी सजेशन है, सबकी सजेशन लें, फिर मीटिंग करें और पार्लियामेंट में इसको लाके जो भी करवाना करवा लें। लेकिन देखें, चाहे डस्का के इलेक्शन की बात करें, कराची के इलेक्शन की बात करें, इससे पहले जनरल इलेक्शन की बात करें 2018 की, हर एक में यही शोर मचा हुआ है कि धांधली, व्हाट इज आंसर? अगर एक हम बायोमेट्रिक सिस्टम करना चाह रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर का अभी एक जो बात की गई है, इसमें व्हाट इज सो बैड अबाउट इट? हम अगर इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक सिस्टम कर लें, मशीन की जो सही होना, ये सारी चीज़ें आप अपनी जब बैठें, डायलॉग करें अपोजिशन से में, वहाँ उनसे सजेशन लें, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं कि जी इसको हर पार्टी अपनी सजेशन लेके आए, इस मशीन को कैसे फूल प्रूफ बनाया जा सकता है। आपके सामने अमेरिका में जो कुछ हुआ, ट्रम्प ने किया, बायोमेट्रिक की वजह कुछ नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी। सो इसको हल एक यही है, वरना कभी भी कोई अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, शरीफ इंसान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। वही लेंगे जिनके पास अपने पार्टी भी है, गलत पैसा भी है, और वो उसके बाद जो कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, खतरनाक ग्रुप है, वो डरा डर के लोग वोट ले देते हैं। तो पाकिस्तान कहीं तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, और मूव फॉरवर्ड करने का एक ही तरीका है कि ई वोटिंग के लेके जाएं, बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आए। जो 10-20 हज़ार लोगों ने जाली वोट बनाए हुए, कम से कम वो तो नहीं डलेंगे। उसके बाद जो मैंडेट अवाम चाहेंगे वही आएगा, बाहर से वोट भी आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसको अगर पॉजिटिव देखें तो ये एक अच्छा स्टेप है। हाँ, जितना इसको फूल प्रूफ कर लें, पार्टीज को सजेशन लें, आमिर साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि सब अपने बताएं ये हमने एक मसौदा तैयार किया है, पीपल्स पार्टी को दें, PMLN को दें, जमात उलमा पाकिस्तान को दें, जिसको मर्जी सबके पॉइंट लें, दोबारा कॉन्फ्रेंस करें और टेक्निकल अपनी टीम में जो लोगों की वो भी लें। जब तसल्ली हो जाएगी सारा ठीक है, देन वी गो फॉर इलेक्शन आई थिंक। लेकिन हल इसका एक वोटिंग है, एंड वी मस्ट रिजॉर्ट टू दिस।
सही जी अयाज साहब। ये बात तो ठीक है कि अभी जो यानी 249 के इलेक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत बढ़ गई। आपको याद होगा मैं बड़ी तारीफ़ कर रहा था इलेक्शन कमीशन की कि मुझे हर इलेक्शन के बाद अब ये ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन वो फिर कहीं देर होते होते इतनी देर हो गई कि वो सहरी भी हम कर चुके थे और उसके बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, तो बड़ी तशवीश हो रही थी। बहुत थोड़ा ही पोलिंग हुई थी, 22% कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद फिर इतना डिले हो जाना रिज़ल्ट का वैसे ही, और एक शहरी इलाके में को बहुत दूर दराज जो अंदरूनी सिंध के इलाके होते हैं वहाँ तो समझ में आ रही होती है कि रिज़ल्ट आने में कोई ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन कराची जैसे शहर में ये हो जाना और पीपल्स पार्टी का जीत जाना ये भी बिल्कुल हैरत वाली बात थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी का वोटर 5% लेके जीते। आप सोचें 95 पर उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी उस पार्टी नहीं, वैसे भी ब्रिगेडियर साहब एक चीज नजर आ रही होती है ना, जो सर्वेज आ रहे होते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं वहां पे कैंडिडेट्स के, वो देख रहे होते हैं, उसके बाद फिर इस तरह का रिजल्ट आना फिर हैरत होती है। और उसके बाद आप देखें ना, PMLN ने फिर फौज से वो अपील करती है कि जी वो इनको बैलेट पेपर्स को आप संभाल लें ताकि कोई उसमें टैंपरिंग ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी का जोर चलता है वो चला लेती है। पंजाब में PMLN का ज्यादा जोर है, इसलिए डस्का में जब ये बहुत कुछ PTI की तरफ से किया जा रहा था तो इसी खौफ की वजह से किया जा रहा था, क्योंकि मेजॉरिटी जाहिर है इनके हमायती लोगों की होगी, तो इसलिए ये तो इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक मशीन ला के सामने रख देती है कि जी बस यही इसका हल है, और वो चाहते हैं इमरान खान साहब के ऑपोजिशन के कि जी चूंकि आप ये ले आए इसलिए हम आपके साथ हैं, ठीक है जी आप कर लें, और जी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई और इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। इस तरह नहीं हुआ करता। मैं आज कहीं देख रहा था कुंवर दिलशाद के हवाले से, वो कह रहे थे कि आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक स्टेज पे इन्होंने ई वोटिंग की मुखालफत की थी कि ये मशीन से तो इलेक्शन ठीक नहीं हो सकते। फिर आपकी लिटरेसी रेट बहुत कम है, आप कैसे लोगों को ट्रेन करेंगे वोट डालने के लिए? बहुत से सवाल हैं इसमें। तो आप जब तक होल हार्टेडली ऑपोजिशन को प्रॉपर दावत नहीं देते, सबसे पहले तो आप इस बात पे आए ना कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और अब तो PMLN को भी लगी ना चोट, ताज़ा लगी है। उनको नजर आ गया कि जी हम वो समझ रहे थे कि हम जीते हुए हैं, और उसके बाद वो रिजल्ट आ भी इसी तरह रहे से को थ्रू आउट लीड कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल, और फिर अचानक पता चला कि जी वो शायद वो कछुए और खरगोश वाली कहानी मुझे याद आ गई कि वो खरगोश कहीं सो गया, यहाँ खरगोश तो नहीं सोया, वो तो जाग रहा था, इसके बावजूद कछुआ आगे निकल गया। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब प्रॉपर तरीके से ऑपोजिशन को इनवाइट करें। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, वो आपको बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि मसला जवाब देंगे अगर आप उनको अच्छे तरीके से दावत दें, तो खत लिखें, इनको फोन करें, उनसे कहें जी आए बैठे, ये बहुत जरूरत है, कोई भी जीतेगा हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पे सवाल तो नहीं उठना चाहिए ना कि इलेक्शन फिर मशकूक हो गया। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन रिफॉर्म्स में ई वोटिंग से इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सकेगा? ई वोटिंग नहीं, यहाँ तो जी वोटिंग होती है। जी मैं वोट देने के लिए आ रहा हूँ, जी वोटिंग। असल बात यह है कि जहाँ पर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जब वही वोट सही नहीं डाल सकें, शहरियार आफरीदी साहब से पहले पूछें तो वोट कैसे डालते हैं, और उसके अलावा सेनेट में जो वोट डले पहले उन अरकान से पूछें कि वोट कैसे डाले जाते हैं। और फिर यहाँ पर कोविड-19 जो 19 नुकात बताने वाली खातून है, उनसे पूछें कि कोविड के 19 नुकात कौन से हैं। तो ऐसे लोगों से आप कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ आएंगे। अभी जो निज़ाम चल रहा है उसको चलने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब ऐसा नया सिस्टम लेकर आने की बात, पहले आप लोगों को, अयाज साहब सही कह रहे हैं, लोगों को आप कैसे सिखाएंगे, किस तरह बताएंगे। यहाँ तो किसी से आप पूछने जाए कोविड क्या है तो कहते हैं वो कोविड तो एक नज़ला है, वो मेरा हो गया था सही, अब मैं तो सही हूँ, मैं तो फिर रहा हूँ। तो यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि कोविड क्या है, या वैक्सीनेशन का नहीं पता, या किसी को भी कुछ नहीं पता। 17 वोट जाया हुए हैं, सेनेट में 23 वोट जाया हुए हैं। जहाँ वोट जाया हो रहे हो वहाँ पर आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आएंगे? तो हाँ, ये जरूर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को बिठाएं, यानी तो कायदे अवान है वो बैठे, कायदे इख्तिलाफ बैठे, ऑपोजिशन बैठकर ये नतीजा निकालें कि शफाफ इंतखाबात हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा,
चोर डाकू की जिद छोड़नी पड़ेगी और बैठकर गुफ्तगू का आगाज करना पड़ेगा। जब तक गुफ्तगू का आगाज नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी फैसल हुसैन साहब। जो बात की है वो पता नहीं किस पैराई में की है, लेकिन बात में ना इनके बहुत जो है ना वो वजन है। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको वोट डालना नहीं आता। जो हमारे हुक्मरान हैं जिनका हमारा मुस्तकबिल जिनके हाथ में, हमारी नस्लों का, उनको वोट डालना नहीं आता। आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप इस उम्मीदवार की रिफॉर्म की भी तो बात करें। जो परवेज मुशर्रफ ने जब बात की कि हर आदमी की कम से कम ग्रेजुएट हो, तो पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातें उसके खिलाफ हो गई और बोला जमहूरियत में हमला है। और फैसल आज तक जाली डिग्रियां पकड़ी जाती हैं उस वजह से, जाली डिग्रियों का रिवाज वहीं से पड़ा। ये गलत है ना सर, ये गलत ही है ना। मुंतखब नुमाइंदे जाली डिग्रियां लेके आ रहे हैं ना सर। यस, एक इलाके में 100 आलिम रहते हैं और 2000 झोला रहते हैं, तो वो आलिम को जो है वो झोला जो है शिकस्त दे देंगे, तो वो जीत जो है वो किसी जमहूरियत की नहीं हो रही, मुंतखब नुमाइंदे की नहीं हो रही, वो जहल की जीत हो रही है और इल्म की शिकस्त हो रही है। ये मजाक, ये जमहूरियत के नाम पे हमारे यहाँ जो डंडोरा पीटा जा रहा है, ये जमहूरियत नहीं है। ये हमारी मुल्क की सबसे बड़ी तबाही की जिम्मेदार ये सिस्टम है। सिस्टम, इसका कोई म्यार है कि 4 लाख वोटर है आपके 249 में, 16,000 वाला बोल रहा है मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ। 4 लाख वोटर में 16,000 वाला कहता है मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ। ये जमहूरियत है इस मुल्क की, उसका कोई म्यार नहीं है उस आदमी को। आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, भाई आपके मुल्क का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप जो है वो इसको लेकर आ सके। आपके वजीर आजम साहब जो है वो ये बात का तय नहीं कर सकते कि उनका जो वजीर दाखिला, वजीर इत्तला जो सबसे उनका तर्जुमान होता है, किसको रखना है। वो 4 दफा तब्दील कर देते हैं 2.5 साल के अंदर। वजीर खजाना जो है वो हर 6 महीने के बाद तब्दील हो रहा है इस मुल्क का। ये रिफॉर्म्स कौन करेगा कि जो आदमी का मुंतखब हो रहा है उसकी काबिलियत को जब कागजात नामजदगी जमा कराता है उसका भी कोई म्यार मुतय्यन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या सिर्फ पाकिस्तानी होना और इंसान होना ही उसका म्यार है कि पाकिस्तानी और इंसान है इसलिए जो है, और उसके बाद ताकत है, इसके बाद दौलत है, ये बड़ा बदमाश है इलाके का, इसको सियासी जमातों की आशिश बात है इसलिए ये चौधरी है, ये गुंडा बन सकता है। देखिए ना क्या कर रहे हैं कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के एमएनए। कहीं तहरीक इंसाफ का एमएनए जो है वाटर बोर्ड के इंजीनियर को मार के यलगामाल बना रहा है, कहीं मोबाइल की दुकान पे घुस के जो है उसके बच्चों समेत, अपने बच्चों समेत मोबाइल वाले को दुकान में घुस के मार रहे हैं। ये हमारे एमएनए कौन सी रिफॉर्म्स की बात करते हैं? ये सिस्टम में कभी रिफॉर्म्स नहीं आ सकती। ये बिल्कुल सही कह रहा है, बदकिस्मती है, अलमिया है। वो ये रिफॉर्म जो लोगों ने लेके आनी है ना, वही चोर डाकू हैं। उनसे आप तवक्का कर रहे हैं कि रिफॉर्म लेके आओ, ये कभी भी ऐसी रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएंगे जो इनके मफादात को जो है नुकसान ठेस पहुंचाए। ये वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो इनके मफादात को प्रोटेक्ट करे, जो धांधली के नए रास्ते दिखाए। सही बात है। कुछ नहीं होगा अगर इन लोगों से आप रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। और फैसल की तरफ से आप इनकारी समझे, सही है फैसल, किसी ने तो लेकर आने रिफॉर्म्स। जी इलियास साहब। देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ये बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें जो धांधली है इसके बारे में हमेशा जनरल इलेक्शन के बाद यही देखने में आता है कि धांधली होगी, इतने हल्के खुलवा लो, इतने हल्के में फिर बैठ के एक टाइम ज़ाया किया जाता है। तो जाहिर है ये जो रिफॉर्म्स आ रही है, ये रिफॉर्म्स वगैरह आ रही हैं, इसको सिस्टम को मुतारफ़ कराने के लिए अपोजिशन को साथ में लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। जब तक अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लेंगे, इसी तरह यही लड़ाई झगड़ा रहेगा और इसको कोई नहीं मानेगा। तो ये लाने के लिए पहले ज़रूरी है ताकि देखें अगर कोई इलेक्शन की जो लिस्टों में कोई जेली वोट बन जाते हैं तो उसके लिए ये है कि बायोमेट्रिक तरीके से जब ये होगा इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स जो हैं कि अंगूठा लगता है तो उस बंदे का सारा डाटा सामने आता है, तो उसकी वजह से ये होगा कम से कम ये जो जेली लिस्टें बन जाती हैं, जेली वोटर्स बन जाते हैं, वो उनका खात्मा होगा। बाकी ये जो ये इसका तरीकाकार बताना पड़ेगा लोगों को। लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं है कि लोगों में शऊर नहीं है कि वो आएंगे इस तरह आएंगे। उनको पता होता है शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और ठप्पे लगा देने हैं, इस पर लगाने, निशानों पर लगाने हैं ठप्पे। और वो भी मोरे देखें वो लगाते हैं किस तरह लगाते हैं। जो दही इलाकों में होते हैं वो उधर तो आप देखेंगे खुद ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद पकड़ के लगा देंगे मोरे में।
तो ये तरीकाकार इन लोगों को बताना, लोगों को एजुकेट करना, अपोजिशन को सबसे पहले कि तमाम सियासी जमातों को लें और एक टेबल पर बैठें और उनको बताएं कि रिफॉर्म्स लाजमी हैं, क्योंकि ये धांधली का हर बार शोर मचता है और ये भी सिस्टम को इतना पायदार होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए ताकि इसमें कोई धांधली का अंसर ना पाया जाए। ये ज़रूरी है। अगर ये इत्माद में नहीं लेंगे तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस पर बहस जो शुरू होगी, ट्विटर पर जंग जो शुरू है सोशल मीडिया पर, इसको ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, जिस तरह सब ने कहा कि उनको सबको साथ में लेके उनसे बैठ के बात करें, उनको बताएं, सिस्टम समझाएं। अगर ये सिस्टम समझ लगता है तो यही जमहूरियत है। तो इस सिस्टम को साथ लेके चलेंगे तो तभी फायदा होगा, वरना इसी तरह ये हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और ये सिस्टम, ये अगले इलेक्शन आने वाले भी टाइम है इनको कि आपस में बैठ के तय करें और एक राय बनाएं अपनी और इस सिस्टम को नफाज किया जाए, फिर लोगों को एजुकेट किया जाए। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट में इजलास होना चाहिए, सबको मिल बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन में वो क्या नई इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात लाई जा सकती हैं और ई वोटिंग से मुतालिक जितने भी सवालात हैं, ख़ास तौर पर कि आप लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये सिस्टम है, इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना, और बहुत सारे जो आम जहनों के सवालात हैं आप उनके जवाब दें और उसके बाद जो मर्जी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। हम सवाल रखेंगे मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के हवाले से इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान को दिए गए GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद को मंजूर कर लिया है और करारदाद में पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया है मज़हब के हवाले से इम्तियाजी क़वानीन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़वानीन से मुतल्लिक़ करारदाद पर मायूसी का इजहार करते हुए मामला OIC में उठाने का फैसला किया है और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर जल्द सऊदी अरब का दौरा भी करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इसी से मुतालिक आज एक अहम इजलास भी हुआ है। ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने इस खदशे का इजहार किया है कि GSP+ स्टेटस जाने से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर कर ली गई है। अब इस करारदाद के मंजूर होने के बाद आपके ख्याल में मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, मुमकिन नताइज तो यही है कि आपका GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाए और नुकसान होना शुरू हो जाए। जाहिर है ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि TLP के इशू को जिस तरह से मिस हैंडल किया गया उसके नताइज तो आपको भुगतना पड़ने थे कि आपने फौरी बग़ैर सोचे समझे पाबंदी लगा दी, बैंड ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और उसके बाद फिर आप उनसे मुज़ाकरात करने बैठ गए। अब जब ये चीज़ें ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ तो नहीं देखी जा रही होती, पूरी दुनिया देख रही होती है कि आप कर क्या रहे हैं। जब इस तरह की हरकतें आपसे सरसद हो जाती हैं तो फिर उसके बाद फिर नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए और फिर आप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल आपको उनसे कह देना चाहिए था कि ठीक है जी, आप कर दें, हमारा स्टेटस ख़त्म कर दें, हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि हमने तो अपने आप को ठीक नहीं करना, हमने तो चीज़ों को उसके एंड में नहीं देखना कि किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। इनको सबसे पहले तो तलाश करने की ज़रूरत है जिसने इनको ये मशवरा दिया था कि वो साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लें। भाई पहले एक आपका दौर हो गया, उनसे मुज़ाकरात हो गए। एक तो वो गलत किया आपने, उनसे मुआहदा नहीं करना चाहिए था, उनसे मज़ीद टाइम लेना चाहिए था। दोबारा मुज़ाकरात के, चूँकि ये गवर्नमेंट मुज़ाकरात पे यकीन ही नहीं रखती, ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आज ये हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो तो जाहिर है कोई सोच भी नहीं सकता उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में, लेकिन अपनी अदाओं पे ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को कि जब आपके पास लोग मौजूद हों जो मुज़ाकरात कर सकते हो, बातचीत से मसला हल कर सकते हो, अगर आप उन्हें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई और काम करना चाहिए। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल है और मैं अयाज भाई के बात से समझता हूँ कि इसका कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए। बहुत मुफस्सिल जवाब दिया अयाज भाई आपने। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की है। देखिए, बात असल में ये जो हमें समझना चाहिए वो ये कि दुनिया से किसी सफ़ीर को नहीं निकाला जाता। ये हमारे नबी का उसूल नहीं है, ये उसूल रिसालत नहीं है। खुसरो परवेज़ ने आपके
जो आपने भेजा था उसकी तरफ नामा, एक नामा था जो मकतूब इलैह कहलाता है, उसने फाड़ कर फेंक दिया था, फाड़ कर फेंक दिया माज़अल्लाह। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ीर आए तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने कहा इनको कत्ल कर देना चाहिए। तो आपने कहा मेरा दीन सफ़ीरों के कत्ल की या उनकी बदरी की इजाज़त नहीं देता। तो जब इजाज़त नहीं देता, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, कोई सफ़ीर बाहर निकाला नहीं जा सकता। ये कोई मुआहिदा जिसने भी किया वो जाहिल तरीन आदमी था जिसने जाकर मुआहिदा किया। सफ़ीर हाँ ये जरूर हो सकता था, आप 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए सफारत खाना बंद कर देते, बात कर लेते, कोई और तरीका आपका होता। फिर दूसरी बात ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि अबू सुफियान जब नजाशी के दरबार में गया तो उसने कहा ये हमारी तौहीन मजहब करते हैं, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो उस वक्त हज़रत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत की और कहा नहीं हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ से कुछ लोग ऐसे वहाँ जाएं और जाके और यूनियन को बताएं कुरान देखिए मसीहों के लिए ये कहता है, कुरान ये कहता है यहूदियों के लिए, कुरान कहता है वला तुसब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह फयुसब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो, कहीं पलट कर वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह दो। ये हमारा कुरान कहता है। हम सबका एहतराम करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारी तरफ कदगन ना लगाए, हम तो सबसे प्यार करते हैं। आइए हमारी बात सुनिए, हमसे एक दफा गुफ्तगू कीजिए। हम बताते हैं हमारे नबी कहते थे, मोहब्बत करते थे, कूड़ा फेंकने वाले को माफ कर देते थे, रास्ते में चलने वाले लोग उनको तंग करते, ये सारी चीजें थी। हमारे यहाँ ये बताने वाला कोई नहीं, और जो बताने वाला है उसे चुपचाप बिठाया हुआ है। बाकी ये कि जो बताने के लिए जो लोग मौजूद हैं वो ऐसी बातें जाकर करके आते हैं। अब सही तो कहा यार साहब ने कि उनको रिजवी साहब के बेटे को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी जब आपने उनसे मुआहिदा किया? तो मुआहिदा ही नहीं करना चाहिए था आपको, फिर आपने किया। तो ये बात याद रखें कि ऐसे तमाम तर मुआहिदों का खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। जी आमिर साहब, एक तो इतला दे दूं कि हुकूमत जो भी कुछ कर रही है उस पर बात करता हूं। इतला ये है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस लेके जा रहे हैं TLP का। ये हम पहले कह रहे थे ना कि 30 दिन में बहाल कर देंगे, वजीर दाखिला साहब ने भी कहा था। लेकिन अभी जो ये यूरोपीय यूनियन की बात आ रही है ना, उसके बाद अब हम सेकंड का पॉइंट पे जा रहे हैं कि हम रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं कि इसको पक्का ठप्पा लगाया जाए फिर इलेक्शन कमीशन से। अब आ जाए आज की मीटिंग पे। ये कल हमने खबर ब्रेक की, आज भी हमने ब्रेक की। मेरा सवाल है हुकूमत पाकिस्तान ये लफ्ज़ खुद क्यों नहीं अदा कर रही जो हम ज़राए से दे रहे हैं, जिसे बाकियों ने कॉपी पेस्ट किया है। वजीर हाथ जोड़ रहा था कि खुदा का वास्ता है, बड़ा अहम मसला, इसकी खबर ना देना। भाई क्यों ना दें खबर? आपको तो यह भी फिक्र नहीं है कि आप सिर्फ बात करते हैं 3 अरब डॉलर की। यूरोपीय यूनियन में जिस मुल्क के साथ आप हाथ लगा रहे हैं वो बगलगीर है, मुआनका कर चुका है इंडिया के साथ फ्रांस, तमाम हथियार वो दे रहा है, और आप यहां पे ऐसे मुआहदे करते हैं जिस पे अयाज साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत सारी तशरीह डाल चुके हैं। कोई बच्चों का खेल था कि आप इस तरह के मुआहदे करेंगे, गंदी सी लिखाई में आमिर इलियास राना की तरह की एक गंदी सी लिखाई लिख के आप कहेंगे कि कल को ये मुआहदा हमारे गले नहीं पड़ेगा, बाकायदा तावीज़ बन गया गले का। आपको उसके ऊपर फिर तकरीरें भी करनी पड़ रही हैं, कौम से खिताब करने पड़ रहे हैं, झूठे दावे करने पड़ रहे हैं। आप सच्ची बात भी आके खुद नहीं कर रहे। आप उस OIC के पास जा रहे हैं जिसमें किसी एक मुल्क में, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, कहीं पे कोई मुजाहरा हुआ, कहीं पे कोई बात हुई, लोगों को समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने लोगों से बात करने का सलीका आना चाहिए। धौंस धांधली से, दबाव से काम नहीं चलता। आपने देख लिया कि आप पैरालाइज होने लगे थे फिर, और फिर बचाया गया आपको। लेकिन आप समझते हैं ये गुड्डे गुड़िया का खेल है, नामूस रिसालत। आप जिसको जैसे चाहेंगे मोम की तरह उसकी नाक मोड़ लेंगे और काम चल जाएगा। नहीं भाई, ना तो आप खारजी मामलात में बेबहरा हो सकते हैं और ना अंदरूनी मामलात में। आपको सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेने से मुराद मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा। दुनिया के सफीर पाकिस्तान में बैठे हैं, पल पल की रिपोर्ट अगर वजीर आजम के पास नहीं जा रही तो दुनिया में जरूर जा रही है। अगर वजीर आजम को नहीं पता चल रहा कि उनके वजीर दाखिला, जो साबिक वजीर दाखिला थे, वो जो मुआहदा करके साइन करके गए थे, वो वजीर आजम को 10 दफा पढ़ना चाहिए था, फिर उस पर 100 दफा अमल करना चाहिए था कि भाई ये मेरी स्टेट है, मेरी रियासत के वजीर दाखिला ने साइन किए हैं, इसकी कोई सैंक्टिटी है। या जरदारी साहब की तरह बन जाए कि जनाब ये कोई कुरान हदीस है, मुआहदे हुए हैं। या तो आप ये करें, या फिर जब आप रियासत मदीना बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आप सिर्फ 3 अरब डॉलर की GSP के बेनिफिट पे बात नहीं कर सकते। यूरोपीय मुल्क अगर इस बात पे आ जाएं कि आप हमारे सफीर को निकालने के लिए सब तक गए हैं, हम आपके पाकिस्तानियों को रिपैट्रिएट कर रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये नहीं है जो आम आदमी देता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर हर चीज कुर्बान, वो मेरी भी कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान। वो इशू नहीं है, यहां जज्बातियत की बात नहीं है। आप जो बातें डॉक्टर आमिर लियाकत कह रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, सूरत मरियम की बात है, आपने क्या उसके लिए कोई काम किया खुद से? आप कोई काम नहीं करते सिवाय लफ्जी जंग करने के, और आम आदमी को भिड़ा रहे हैं रियासत के साथ, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। सोच लें, अभी भी सोच लें और फैसले ठीक कर लें। जी ब्रिगेडियर साहब।
देखें, दुआ बात यह है कि गवर्नमेंट की इसमें बहुत ही बड़ी गलती थी कि जिस वक्त ये मुआहदा साइन कर रहे थे, क्या आपके किसी गवर्नमेंट इदारे ने या आपके उलमाए कराम ने इसके ऊपर कोई अपनी देखा कमेंट्स दिए कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं? फॉरेन ऑफिस ने आपको कोई उसकी फीडबैक दी कि इसकी हमारे यूरोपियन यूनियन में इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? उस वक्त जो अभी $3 बिलियन की बात हो रही है, उस वक्त बात करनी चाहिए थी। नामूस रसालत का तो किसी को भी डाउट नहीं है, पूरा मैं पाकिस्तान अपना कुर्बान कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन ये देखना चाहिए था कि आप एक गलत मुआहदा क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उलमाए कराम अगर उस वक्त TLP को ब्रीफ बताते कि जी इसके ये नुकसान होंगे, हम हुकूमत ज़रूर एक्शन ले रही है, हम OIC में जाएंगे, हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को यूरोपियन यूनियन भेज रहे हैं, वहाँ जाके उनसे बात करेंगे। उसके यूरोपियन यूनियन के एक कोर्ट है ह्यूमन राइट्स का, वहाँ पर जाके ऐसे केस पेश किया जा सकता है। ये सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन आप मुआहदा करके आपने किया कहते, मैं तो हैरान हूँ कि इसमें कैसे किया गया। जब साइन कर प्राइम मिनिस्टर ने खुद एनालिसिस नहीं किया। अब इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल में OIC को जाने का फायदा नहीं है, पाकिस्तान को खुद जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन में, फॉरेन मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक टू समवन, जाके बताएं कि पाकिस्तान में नुक्ता नज़र क्या है, हमारी क्या इम्प्लीकेशन है, हम कितने सेंसिटिव है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। अगर ये चीज़ें की जाए तो फिर इसका हल होगा, अदरवाइज इस तरह बैठने से मसला नहीं होगा। अदरवाइज यूरोपियन यूनियन पूरे का हमें एक ऑनस्लॉट आएगा जिसकी वजह में और बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा। जी फैसल साहब। इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं कि मैं मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और समझता भी हूँ। अब ये हमारे इमरान खान समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन मगरिब जो है ना इनको बहुत अच्छी तरह समझ गया है इनको किस तरह जो है ना हैंडल करना है। अब कोई भाई इनसे पूछे आपने मायदा किया किसके साथ था, कौन लोग थे? और जो लोग थे इस मुल्क के जो तमाम उलमाए कराम है, तमाम स्कूल ऑफ थॉट के उलमाए कराम, उनको मुकम्मल उनके उस मौक़िफ़ की उनको तायद हासिल थी। जहाँ तक नामूस रसालत का मसला, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है ना, उस पर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन जो उनके मुतालबात थे उस पर क्या तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम की जो है उस मौक़िफ़ की तायद हासिल थी। अच्छा, इनसे अगर शहबाज शरीफ साहब बोले कि भाई आप मिसा के मईशत कर लें पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो वो तो आप शक्ल देखने को भी शहबाज शरीफ साहब की जो है वो तैयार नहीं है, अपोजिशन लीडर की। ठीक है फैसल। और कोई इनसे अगर मुंतखब पार्टी उससे बात करने को तैयार नहीं है। ताकत के जोर पे कोई भी बैठे, आपको डाले, आपने दबाव डाले, आप उससे आपने मायदा कर लिया, ऐसा मायदा कर लिया जो मावरा अकल है। जी इलियास साहब। ठीक, देखिए जी, उनको जो जिस तरह ये इन्होंने किया केस को सुलझाने के लिए मामला TLP के, इसके लिए बाकायदा इनको चाहिए था मुज़ाकरात करना है। जैसे याद साहब कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात का रुझान ही नहीं है, हम किसी को सुनते ही नहीं है, तो ये जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इस तरह ही उलझे रहेंगे। तो यही जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जाके हमारा मौका बयान करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नामूस रसालत पर कोई समझौता नहीं करते और हमारी बड़ी दिल आज़ारी होती है सब, ये जाके उन चीज़ों को बताएंगे। डॉक्टर साहब ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया आज सर कि ये जो तरीक़ाकार है इसको बताना चाहिए इनको, जाके खुद जाके अपना केस लड़ना। OIC में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, उन्होंने तो एहतजाज नहीं किया कोई ऐसा वैसी बात। तो इसके लिए तरीक़ाकार जो पहले गलतियाँ हुई हैं उससे सीखना चाहिए। आप बैठ के इन हाउस नहीं करनी चाहिए मीटिंग्स वगैरह, जाके अपने सफ़ीरों को भेजना चाहिए, जाके इस तरह बातचीत करें। ठीक है। और जो तरीक़ाकार है उसको अपनाएं सही वाले को। ठीक है जी, आपको पॉइंट ऑफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है कि नाकिस अशिया की फ़रोख्त पर क्या आप समझते हैं कि फिरदौस आशिकवान का रवैया दुरुस्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप बेसट पे आई हैं, आप तो राइश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है। अवामी रिलीफ के मंसूबों में सब जवाबदेह है, हुकूमत भी जवाबदेह है और वजीर आजम का ये विजन कि नो वन इज अबव द लॉ। अगर हर सियासतदान अवामी फिरदौस आशिकवान साहिबा को आप सुन रहे थे, जिनकी सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ से तल्ख कलामी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा
उस्मान डार असिस्टेंट कमिश्नर के हक में सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और वाक़े पर सोशल मीडिया सार्फिन भी तकसीम नजर आए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि फिरदौस आशिक़वान का लहजा और तरीका दुरुस्त नहीं था, जबकि कुछ लोगों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ब्यूरोक्रेसी के साथ तज़हीक आमेज़ रवैये की मिसाल देते हुए फिरदौस आशिक़वान का भरपूर दिफा किया। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, वक्त का खास ख्याल रखिएगा। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो सारा मामला था, क्या आप समझते हैं कि फिरदौस आशिक़वान का रवैया दुरुस्त है? जी, जो ज़्यादातर इस तरह है कि फिरदौस आशिक़वान साहिबा को करना चाहिए था कि जी चीज़ें सही नहीं, तरीक़ाकार ठीक नहीं है जो रमज़ान बाज़ारों में, लेकिन इसके लिए उनका रवैया इस तरह के जो लफ्ज़ जो उन्होंने बोल दिए एक दो, वो नहीं बोलने चाहिए थे। बाकी ये है कि तरीक़ाकार को ठीक करके बैठ के उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी उनको। जी फैसल साहब, अब ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हो सकता है तरीक़ेकार सही हो सकता है तरीक़ेकार सही हो। ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी जो है वो एक आम आदमी के साथ जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे वज़ीर साहिबा का, मशीर साहिबा का जो है खातून के साथ था। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी मैं कोई तफसीर नहीं करना चाहता सिवाय इसलिए कि हज़रत अली का मैं कॉल आपको सुना देता हूँ। जी, ताकत, दौलत, इख्तियार और इख्तिदार इंसान को बदलते नहीं बेनकाब कर देते। जी ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब। इसमें बात यह है कि चले ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट का काम है कि अवाम को ख्याल करना, जाके वन रशिया वट एवर इट इज, और फिर प्राइस कंट्रोल करना। ये जाहिर है कि इस वक्त बहुत सख्त, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया सेंसिटिव है, बट फिरदौस आशिक़वान साहिबा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। देयर इज अ वे टू चेक, इवन वहां भी अगर आप एडमॉनिश भी कर रहे हैं, देयर इज अ डिसेंट वे। अरेस्ट यू कुड हैव गॉन टू द ऑफिस, और यू कुड हैव जी आमिर साहब टू ऑफिस। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप फिरदौस आशिक़वान का रवैया, जी फिरदौस आशिक़वान का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, और ये 35 फेडरल सेक्रेटरी 28 महीने में बदल चुके हुए हैं। आप ये देख लें कि 35 सेक्रेटरी ये आए थे कि हर सेक्रेटरी 3 साल का टेन्योर मुकम्मल करेगा। उमर हमीद खान सेक्रेटरी फूड थे और इरफान साहब थे सेक्रेटरी पावर, दोनों को उठा के बाहर फेंका। उमर हमीद रिटायर हो गए, इनके सबसे बड़े फेवरेट थे, काम कर रहे थे, सही गंदुम इंपोर्ट कर रहे थे, महंगी लाने के लिए एक सही सेक्रेटरी को उठा के बाहर फेंका। ये गवर्नमेंट का मुमीर रवैया है, और शिकायत करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, ये बिल्कुल गलत है। इसी से मार खा रहे हैं और खाते जाएंगे। जी आया खान, देखिए डांटने का इख्तियार तो होता है और होना भी चाहिए, और लेकिन अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, वरना वही बात थी कि वहाँ से अलहदा जाके बैठ के कहीं उनको समझाना चाहिए था कि ये तरीका ठीक नहीं, नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो, बस इतनी सी बात थी। बिल्कुल जी, बस साबिक एक्सपर्ट्स के तज्ज़िये से कि फिरदौस आशिक़वान साहिबा का रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। समझाना उनका हक है, लेकिन जो अल्फाज है उसका चुनाव अच्छा होना चाहिए था, जो कि नहीं देखा गया। वीडियो में आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।